आज हम बात करते हैं सूरत के जाने माने प्रख्यात प्लास्टिक सर्जन एलिगेंस क्लिनिक के डॉक्टर आशुतोष शाह। और आज का सब्जेक्ट है राइनोप्लास्टी। हेलो सर। हेलो सर, ये राइनोप्लास्टी क्या होती है? राइनो माने नाक के रिलेटेड जो भी चीज़ होती है, और प्लास्टी माने राइनोप्लास्टी माने नाक की प्लास्टिक सर्जरी। तो नाक की जो भी शेप को चेंज करने की जो सर्जरी होती है उसको राइनोप्लास्टी बोलते हैं। राइनोप्लास्टी किन किन लोगों में जरूर पड़ती है? राइनोप्लास्टी बहुत तरीकों की होती है, जैसे कि आपका नाक का ये जो डॉर्सम बोलते हैं वो इरेगुलर है, उसके ऊपर हम्प है, या वो डिप्रेस्ड है, या आपका टिप बहुत बड़ा है, या टिप बॉक्सी है, या आपका ये पार्ट काफ़ी ऊंचा है या काफ़ी नीचा है। किसी भी तरह का नाक हो जिसके शेप से आप खुश नहीं हैं, डेविएटेड नोज हो सकता है, पोस्ट एक्सीडेंट आपका नोज टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, क्लेफ्ट लिप की वजह से आपका नोज टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। तो ऐसी कोई भी डिफेक्ट जो आपको पसंद नहीं है और आप चाहते हैं कि उसको मॉडिफाई करना है, तो उसको राइनोप्लास्टी सर्जरी से चेंज कर सकते हैं। सर, ये राइनोप्लास्टी कौन सी एज में करना जरूरी होता है? राइनोप्लास्टी ज़्यादातर जो होती है वो हम लोग 14 से 18 साल के बाद अलाउ करते हैं। अगर क्लेफ्ट लिप राइनोप्लास्टी है तो हम 14 साल पे भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर राइनोप्लास्टी हम 18 इयर्स जब अपना ग्रोथ पूरा हो जाता है उसके बाद ही करते हैं। सेप्टोप्लास्टी क्या होता है? अपना जो नाक होता है, आप देख सकते हैं कि नाक जो है दो भाग में डिवाइडेड है। एक ये नॉस्ट्रिल है लेफ्ट साइड का, एक ये राइट साइड का नॉस्ट्रिल है। बीच में जो होता है उसको पर्दा माने उसको इंग्लिश में सेप्टम बोलते हैं। जिनका बाहर से नाक ठीक है और खाली पर्दा टेढ़ा मेढ़ा है और उनको सांस में प्रॉब्लम है, तो वो टेढ़ा पर्दे को सीधा करने की प्रक्रिया को सेप्टोप्लास्टी बोलते हैं। सेप्टोराइनोप्लास्टी के लिए कौन से डॉक्टर बेस्ट माने जाते हैं? सेप्टोराइनोप्लास्टी के लिए प्लास्टिक सर्जन्स को बेस्ट माना गया है, क्योंकि सेप्टोप्लास्टी काफ़ी सारे ईएनटी डॉक्टर्स भी कर लेते हैं, लेकिन अगर इसमें राइनोप्लास्टी माने उसके शेप को चेंज करना है, जैसे कि आपका बोन यहाँ पे बहुत ज़्यादा चौड़ा है या बहुत पतला है, या आपका नाक यहाँ से चौड़ा है या यहाँ से चौड़ा है, आपको चाहिए कि नाक पतला करना है, ऐसी कोई भी शेप की चेंज करनी है तो प्लास्टिक सर्जन इसमें बेस्ट चॉइस होते हैं। राइनोप्लास्टी कौन से एनेस्थीसिया में किया जाता है? राइनोप्लास्टी ज़्यादातर जनरल एनेस्थीसिया में किया जाता है, क्योंकि नाक में जो भी सर्जरी होती है अगर ब्लीडिंग हो तो सांस की जगह पे जा सकता है। तो ज़्यादातर राइनोप्लास्टी जो होती है वो जनरल एनेस्थीसिया में माने एनेस्थीसिया फुल आपको देके किया जाता है। अगर मिनिमम कोई चेंजेस करने हैं, जैसे कि इम्प्लांट डालना है या ऐसी कोई छोटी मोटी चीज़ है, तो लोकल एनेस्थीसिया में चेंज कर सकते हैं। सर, राइनोप्लास्टी की प्री ऑपरेटिव केयर क्या होती है? दोस्तों, राइनोप्लास्टी जो है वो नाक की सर्जरी है, तो इसके लिए आपका फेस क्लीन होना ज़रूरी है। आप अपने डॉक्टर से आपकी सर्जरी का टाइम पूछ लीजिए, और करीबन 6 घंटे पहले से आपको भूखा पेट रहना होता है। आपको पानी भी नहीं पीना होता है। अगर आप ब्रश करना चाहते हैं तो ब्रश कर सकते हैं, लेकिन पानी अंदर नहीं पीना है, क्योंकि एनेस्थीसिया के टाइम पे आपको उल्टी हो सकती है, इसलिए आपको मिनिमम 6 घंटा भूखा रहना है। इसके अलावा आपको अगर कोई फेस वॉश दिया गया है तो फेस वॉश से, या फिर डेटॉल या ऐसे कोई भी एंटीबायोटिक सोप से आप अपना फेस क्लीन कर सकते हैं। रात में भी क्लीन कर सकते हैं, सर्जरी के दिन मॉर्निंग में भी क्लीन कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आपके नाक की नॉस्ट्रिल के अंदर जो भी बाल हैं उसको भी आप उसको काट के अच्छे से आप शेव कर सकते हैं। अगर आपकी मुस्टाच है, आप अगर निकाल सके ऐसा है तो आप मुस्टाच भी निकाल के आए तो वो बेस्ट है। दूसरा, आपके जो भी एक्सपेक्टेशन है, तो आपके जो भी पहले के फोटोग्राफ्स डॉक्टर ने आपको दिए हुए हैं उसमें आप क्लियर कट एक बार अपना डिसीजन जो है वो पहले से ही डिसाइड करके आइए। मॉर्निंग में वापस से डॉक्टर के साथ कंफर्म करिए कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है और क्या क्या सर्जरी उन्होंने प्लान की है। और इसके अलावा आप जो भी मेडिसिन्स लेते हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर की है,
या डायबिटीज़ की है या ऐसी कोई भी दवाई, खींच की दवाई है, ऐसा कुछ आप लेते हैं तो वो दवाई आप अपने रेगुलर टाइम पे लीजिए। अगर मॉर्निंग में सर्जरी के पहले ऐसी कोई दवाई है तो आप डॉक्टर को पूछ के वो दवाई का चेंज करा सकते हैं या टाइम चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप एनेस्थीसिया के लिए आने वाले हैं तो आपका कोई भी रिमूवेबल डेंचर है, माने दांत कोई आपने फिक्स करवाया है या ऐसा कुछ है, तो पहले ही डॉक्टर को बता दीजिए या फिर वो डेंचर घर पे ही रख के आप आइए। अगर आप कॉन्टेक्ट लेंस पहन रहे हैं तो कॉन्टेक्ट लेंसेज भी यहाँ पे सर्जरी करते समय फ्रिक्शन करके आपकी आंखों को खराब कर सकते हैं। अगर आपने कॉन्टेक्ट लेंस पहने हुए हैं तो डॉक्टर को बता दीजिए, हो सके तो सर्जरी के दिन आप कॉन्टेक्ट लेंस के बिना या तो फिर स्पेक्टेकल्स के साथ आ सकते हैं, या जब सर्जरी में जाए तो आपके कॉन्टेक्ट लेंस निकाल देना ज़रूरी है। इसके अलावा सर्जरी के 7 दिन पहले से आप जो भी कोई ब्लड थिनर ले रहे हैं या ग्रीन टी ले रहे हैं या विटामिन ई या बहुत सारे सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो वो सब चीज़ें डॉक्टर को बता के बंद कर दीजिए, क्योंकि उससे काफ़ी सारा ब्लीडिंग होने की संभावना रहती है। और उसके अलावा सर्जरी के बाद सूजन और जो आजू बाजू ब्लैकनिंग होता है या कंफ्यूजन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसी कोई भी दवाई आप अगर ले रहे हैं तो डॉक्टर को बता के या तो वो बंद कर दीजिए या चेंज जैसे आपका डॉक्टर बोले वो करिए। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो मिनिमम 15 डेज पहले से आपको स्मोकिंग बंद करना पड़ेगा, क्योंकि राइनोप्लास्टी में आपकी पूरी नाक की स्किन को उठाया जाता है। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो चांसेस रहते हैं कि आपका जो नाक का स्किन है वो ब्लैक पड़ सकता है, आप बहुत बड़े कॉम्प्लिकेशन में जा सकते हैं। तो ऐसी कोई भी पर्सनल हाइजीन या पर्सनल आपकी केयर के लिए जो भी कुछ चीज़ें हैं आप डॉक्टर से अच्छी तरह से पहले ही डिस्कस कर लीजिए और फिर आप वो सर्जरी के लिए आइए। तो ये राइनोप्लास्टी के लिए जो भी प्री ऑपरेटिव केयर होती है मैंने आपको बताई। सर, राइनोप्लास्टी के लिए पोस्ट ऑपरेटिव केयर क्या होती है? राइनोप्लास्टी जो सर्जरी है उसके अंदर आपके नाक को मॉडिफाई किया जाता है। ज़्यादातर आपके जो बोन्स वाइड होते हैं उसको तोड़ के अंदर लिया जाता है, आपके जो बड़े बड़े कार्टिलेज हैं उनको छोटा किया जाता है, या अगर छोटी कोई चीज़ है तो उसको ऑगमेंट किया जाता है। दोनों ही सर्जरी में हो सकता है कि आपके सर्जन ने आपके नाक के अंदर पैक रखा हो, और क्योंकि ब्लीडिंग बंद करने के लिए वो पैक 2 से 3 दिन तक रखा जाता है। इसके अलावा अगर यहाँ पे ऑस्टियोटॉमी माने हड्डी को तोड़ के शेप दिया गया है तो उसका ब्लीडिंग आंखों के नीचे आके आंखों के ऊपर सूजन आपको आ सकती है, वहाँ पे ब्लैकनिंग हो सकती है, आंख के अंदर का जो वाइट पार्ट है उसके ऊपर भी थोड़ा सा लाल कलर आ सकता है। 1 या 2 दिनों के लिए आपकी आंख सूज सकती है, हो सकता है कि आपको दिखने के लिए भी हल्की सी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि आंख ज़्यादा खुलती नहीं है। तो राइनोप्लास्टी के लिए पोस्ट ऑपरेटिव केयर जो हम डॉक्टर्स पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं वो ये है कि आप जब भी राइनोप्लास्टी कराए तो पहले से ही आपका जो भी कुछ नॉर्मल ऑफिस का छुट्टी लेना है वो अच्छे से लेके रखिए, क्योंकि राइनोप्लास्टी में जो सूजन होता है करीबन 7 दिन तक रहता है, तो आप 7 दिन तक लोगों के सामने प्रेजेंटेबल नहीं रहते हैं। तो आपकी छुट्टियों का प्लानिंग आप पहले से करके रखें और रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप घर पे जाए तो आपका नाक पैक हो सकता है, मुंह खुला होने की वजह से आपको स्मेल नहीं आती है और सांस में ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, या मुंह आपका ड्राई हो सकता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी आप लेना चाहिए। दूसरा कि आपको अगर सूजन आ रही है तो सूजन की दवाई ऑलरेडी आपको डॉक्टर ने दी होती है, वो दवाई आप रेगुलरली लीजिए, जिससे कि आपको जो ब्लैकनिंग होती है या स्किन का चेंजेस होता है या रेडनेस होती है वो बहुत ही कम होती है। इसके अलावा एंटीबायोटिक और पेन किलर जो आपको दिए गए हैं वो आप रेगुलर टाइम पे डॉक्टर के बताए हिसाब से लेते रहिए। नाक के ऊपर जो भी पट्टी या स्प्लिंट लगी हो उसको दबाए नहीं, उसको चेंज करने की कोशिश ना करें, और आप उल्टा ना सोए जिससे कि वो पार्ट दब के पूरा अंदर का शेप चेंज ना हो जाए। आपको हो सकता है कि सर्दी जैसा लगे या छींक जैसा लगे तो आप उसके लिए डॉक्टर की मदद लेके दवाइयाँ ले सकते हैं। राइनोप्लास्टी सर्जरी ज़्यादातर 2 से 4 घंटे के बीच में चलती है। उतने समय तक आपके गले में एक ट्यूब रहती है जिससे आपकी सांस चलती है।
वो ट्यूब की वजह से गले के अंदर हल्का सा छीलापन हो जाता है, तो आपको जो अंदर है वो जलन सा या आपका गला बैठ गया हो ऐसा लग सकता है। तो उसके लिए आप स्ट्रेप्सिल्स या लोजेंजेस या फिर जो भी पिपरमिंट ऐसा कुछ भी आप कंटिन्यूस ले सकते हैं, जिससे आपके गले में सूदिंग हो जाए। आपका जो सूजन है वो 2 दिन ज़्यादा रहता है, 2 दिन के बाद वो कम होने लगता है। इसलिए 2 दिन तक आप सर को ज़्यादा झुका के कोई भी काम ना करें। मोबाइल भी देखना है तो ऐसे ना देखें, थोड़ा सा मोबाइल ऊपर रख के आप चेक कर सकते हैं। कंप्यूटर पे अगर काम करना चाहे तो कंप्यूटर का लेवल भी आप थोड़ा ऊंचा रखें, जिससे कि आपका सर नीचे नहीं जाए। सोते समय भी आप तकिया लेके 1 या 2 तकिया लेके सर ऊंचा रखें, जिससे कि आपका सूजन तुरंत उतर जाए। तो ये पहले 2 दिन की केयर मैंने आपको बताई। उसके बाद जब दूसरे तीसरे दिन पे आपको क्लिनिक बुलाया जाता है और आपकी नाक के से पैक होता है, वो पैक निकाल दिया जाता है, तो आपका नाक का सांस का रास्ता खुल जाता है, इसलिए आपको बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद हल्की सी आपको स्मेल भी आना चालू हो जाती है और आपको खाने की भी रुचि रहती है। इसके पहले आप थोड़ा सा लिक्विड या सॉफ्ट डाइट ले सकते हैं। अभी आप तीसरे दिन से नॉर्मल खुराक सब ले सकते हैं। इसके अलावा आपको जो भी सूजन उतारने की दवाई या आपको और कोई दवाई दी गई है वो चालू रखनी है। आपका नाक खुल चुका है तो नाक के अंदर ब्लड क्लॉट्स ना हो और नाक सूखा रहे, उसके लिए आपको नोज ड्रॉप्स दिए जाते हैं, जो डॉक्टर के बताए मुजब आप दिन में 2 या 3 बार दोनों ही नाक में नॉस्ट्रिल्स में डाल सकते हैं। अभी आपके नाक पे काफ़ी सारा सूजन अभी भी रह सकता है। आपका नाक का शेप आपको जैसा चाहिए वैसा नहीं दिखता है, थोड़ा सा बल्कि या सूजन वाला दिख सकता है। आँखों की सूजन अभी भी हल्की सी रह सकती है। आपको अभी भी ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करना है और आपके डॉक्टर्स ने जो भी सलाह दी है वो उसको फॉलो करना है। अब अभी आपका जो नेक्स्ट फॉलोअप होता है वो 7th डे पे होता है। 7th डे पे हम आपको बुलाते हैं। उस दिन वापस आपका नाक का जो भी अगर स्प्लीन या ऐसा कुछ है तो निकाल दिया जाता है और आपको हल्का सा नाक का मसाज सिखाया जाता है, जिससे कि धीरे धीरे वो सूजन उतरना चालू हो जाता है। काफ़ी बार अगर सेप्टम वर्क किया गया है तो उसके अंदर सिलिकॉन की स्प्लिंट रखी जाती है। वो सिलिकॉन की स्प्लिंट भी आप 14 दिनों पे निकलती है, तब तक वो अंदर ही बनी रहती है। आप धीरे धीरे मसाज करते जाते हैं, आपका जो नाक का रिजल्ट है वो धीरे धीरे सुधरता जाता है। करीबन 70% रिजल्ट आपको 3rd मंथ के एंड तक दिखता है। फाइनल रिजल्ट राइनोप्लास्टी का 1 साल पे दिखता है। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है या आपको कुछ अलग सा लग रहा है या आपको कुछ टेंशन हो रही है नाक के शेप के बारे में, तो आपके डॉक्टर को कंसल्ट करें। और राइनोप्लास्टी ऐसी कॉम्प्लेक्स सर्जरी है जिसमें आपको रिजल्ट मिलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जो नाक का शेप दिया वो फाइनल सूजन उतरने में, चमड़ी को सिकुड़ने में और अच्छा रिजल्ट दिखने के लिए करीबन 1 साल का समय लगता है। तो आपको इसके लिए बहुत ही धीरज से काम लेना चाहिए और आप अपने डॉक्टर्स को जैसे भी आपको रेगुलरली बुलाते हैं वैसे उनको मिलिए और उन्होंने जैसे भी मसाज आपको करने के लिए बोला है वो आप मसाज कर सकते हैं। और इसके बीच में अगर आपको कोई भी इंक्वायरी है तो आप डॉक्टर को मिलके उसकी क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थी राइनोप्लास्टी की पोस्ट ऑपरेटिव केयर जो हमने आपको बताई। राइनोप्लास्टी के कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं? राइनोप्लास्टी वैसे काफ़ी सेफ सर्जरी है। उसके कॉम्प्लिकेशंस में आप देखें तो ऊजिंग हो सकती है, थोड़ी सी ब्लीडिंग हो सकती है, सूजन आ सकती है, काफ़ी बार ब्लीडिंग कंट्रोल होने का प्रॉब्लम भी हो सकता है। लेकिन ये सब अगर आप एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास कराते हैं और आपका अगर ब्लड रिपोर्ट्स नॉर्मल है तो बहुत ही कम चांस रहते हैं। इसके अलावा हल्का सा सूजन बहुत ज़्यादा चेहरे पे आने का ऐसा भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर राइनोप्लास्टी सेफ सर्जरी है, इसमें कोई बड़ी कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो सकती है। इसमें हो सकता है कि आपका नाक का चमड़ी जो है उसमें थोड़ा सा एक आध टाँका खुल सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, अंदर हीमेटोमा हो सकता है। तो ये सब 1 से 2% के चांसेस है जिसमें आपको ऐसे कॉम्प्लिकेशंस
देखने को मिल सकते हैं, लेकिन वो अच्छी तरीके से मैनेजेबल है, इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं होती है। राइनोप्लास्टी का सबसे बड़ा जो टेंशन वाली बात यह है कि पेशेंट के दिमाग में जो नाक का शेप है और जो सर्जिकली पॉसिबल है उसको अगर मैच नहीं होता है तो पेशेंट्स को सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। तो इसके लिए प्री ऑपरेटिवली ही आप आपके डॉक्टर के साथ मिलके सर्जिकली आपके नाक में क्या क्या पॉसिबल है, आपके नाक की एनाटॉमी माने बनावट का कुदरत ने क्या क्या उसमें तकलीफें रखी हुई हैं, जैसे कि नाक बहुत चौड़ा होना या कार्टिलेज बहुत वीक होना या फिर आपकी स्किन बहुत ही थिक होना, तो वो सब चीज़ डॉक्टर बदल नहीं सकते हैं जो आपको कुदरती जेनेटिकली मिली हुई है। तो आपकी सर्जरी के जो भी लिमिटेशंस हैं पहले ही आप समझ लें, तो बाद में कोई भी कॉम्प्लिकेशन खड़ा होने की संभावना नहीं रहती है। राइनोप्लास्टी की रिकवरी कितने दिनों में होती है? राइनोप्लास्टी में आप रिकवर जो होते हैं मेरे ख्याल से 7 दिन की रिकवरी हम बोल सकते हैं। दूसरे तीसरे दिन से आप काफ़ी कंफर्टेबल हो जाते हैं और 7वें दिन से आप मोस्टली काफ़ी सारे पेशेंट्स बाहर घूम सके, सोशली हो सके, ऐसे हो जाते हैं। फाइनल रिकवरी जो अगर 70% रिकवरी हम गिनते हैं तो वो तीसरे महीने पे होती है और फाइनल रिकवरी 1 ईयर पे आपको मिलती है। 1 साल उसको लगता है आपका फाइनल रिजल्ट आने के लिए। राइनोप्लास्टी के साथ और कोई सर्जरी आप कर सकते हैं इसमें? राइनोप्लास्टी के साथ मैंने जैसे बताया सेप्टम को करेक्ट किया जाता है जिसको सेप्टोराइनोप्लास्टी बोलते हैं। इसके अलावा आप लिप की कोई सर्जरी कर सकते हैं, अगर आपको फोरहेड में कोई प्रॉब्लम है तो वो आप कर सकते हैं। तो जो भी नाक के आजू बाजू की कोई भी सर्जरी है या नाक के ऊपर कोई स्कार रिवीजन है तो वो आप कर सकते हैं। और राइनोप्लास्टी के साथ में आपको अगर एलआर बेस माने आपका ये जो नाक बहुत चौड़ा है तो उसको छोटा करना या नाक आपकी नीचे पुल हो रही है तो उसको सीधा करना, तो ऐसी छोटी मोटी सर्जरी नाक के लिए आप करवा सकते हैं। राइनोप्लास्टी कौन कौन सी मेथड से की जाती है? राइनोप्लास्टी जो है ज़्यादातर 2 मेथड से की जाती है। एक होती है क्लोज्ड मेथड जिसमें पूरे इंसिजन अंदर की ओर होते हैं और डॉक्टर अंदर से ही पूरा काम करते हैं, और दूसरा होता है ओपन राइनोप्लास्टी जिसमें आपको नाक के यहाँ पे एक हल्का सा इंसिजन रहता है और ये नाक बाकी के इंसिजन अंदर रहते हैं और नाक की चमड़ी को पूरा ऐसा उठा दिया जाता है, तो नाक का जो स्ट्रक्चर होता है वो पूरा दिखता है और उसमें जो भी कुछ चेंज करने हैं बहुत ही इजीली और परफेक्ट तरीके से किया जा सकता है। तो ओपन राइनोप्लास्टी में एक यहाँ पे आपको हल्का सा स्कार आता है जो ज़्यादातर दिखता नहीं है। क्लोज राइनोप्लास्टी में भी स्कार होता है लेकिन वो अंदर की ओर होता है। लेकिन ज़्यादातर जो अच्छे प्लास्टिक सर्जन्स हैं वो आपको ओपन राइनोप्लास्टी की एडवाइस करते हैं क्योंकि उसमें स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन का टोटल कंट्रोल डॉक्टर के हाथ में होता है। राइनोप्लास्टी में स्कार कहाँ बनते हैं? राइनोप्लास्टी के जो स्कार होते हैं वो ज़्यादातर दिखते नहीं हैं, बाहर से आपको पता नहीं चलता है कि इन्होंने राइनोप्लास्टी की हुई है। जैसे मैंने बताया कि ओपन राइनोप्लास्टी के जो स्कार है वो आपकी ये कॉल्यूमेला के ऊपर यहाँ पे बन सकते हैं, आपकी क्लोज राइनोप्लास्टी के स्कार अंदर बनते हैं। अगर आपने इम्प्लांट राइनोप्लास्टी करी हुई है तो आपको स्कार यहाँ पे वर्टिकल हो सकता है, लेकिन ये एरिया हमेशा नाक में नीचे रहता है, बात करते समय वो दिखता नहीं है और ये स्किन इतनी अच्छी होती है और अगर आपने प्लास्टिक सर्जरी से टाँके लिए हैं तो करीबन 1.5-2 महीने के बाद वो स्कार को ढूंढना डिफिकल्ट हो जाए, उतनी अच्छी तरीके से वो स्कार्स हील हो जाते हैं। आपके हिसाब से क्लोज और ओपन राइनोप्लास्टी के क्या क्या इंडिकेशंस होते हैं? जिसमें अगर कोई छोटा मोटा डॉर्सम का काम करना है, जैसे कि खाली यहाँ पे जो हम्प है जैसे कि कोई बड़ा ऊंचा भाग है उसको निकालना है या माइनर टिप वर्क करना है कि टिप को छोटा करना है ऐसा कुछ, तो आप क्लोज राइनोप्लास्टी कर सकते हैं। बाकी के सभी केस के लिए मेरी तरफ से ओपन राइनोप्लास्टी बेस्ट है क्योंकि ओपन राइनोप्लास्टी में आपका पूरा भी जो अंदर का स्ट्रक्चर है वो अंडर विजन हम परफेक्टली मॉडिफाई कर सकते हैं। तो बाकी के अलावा के जो भी है, मैंने डेविएटेड नोज है या फ्रैक्चर्ड नोज है या आपका बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस नोज है या बहुत एलिवेटेड नोज है, सभी टाइप के नोज के लिए ओपन राइनोप्लास्टी अच्छी मेथड है।
राइनोप्लास्टी में नाक के टिश्यू के अलावा और कोई टिश्यू का प्रयोग हो सकता है? ज़्यादातर नाक में जब हमें ऑगमेंटेशन करना रहता है, माने कि नाक को बढ़ाना है, ऊंचा करना है या ऐसा कुछ करना है, उसको ऑगमेंटेशन बोलते हैं। तो ऑगमेंटेशन के लिए हम ज़्यादातर नाक का जो सेप्टम होता है, माने जो पर्दा होता है, उसके अंदर की कार्टिलेज का प्रयोग करते हैं, जिसको सेप्टल कार्टिलेज बोलते हैं। लेकिन अगर किसी ने आगे सेप्टोप्लास्टी कर दी है या आपका दूसरा ये सर्जरी है, तो हमें और कार्टिलेज की ज़रूरत पड़ती है। अगर छोटी रिक्वायरमेंट है तो हम कान का जो ये कार्टिलेज होता है, उसमें जो बीच का पार्ट है अंदर का, ये पार्ट का हम प्रयोग करते हैं, जिससे आपके कान के शेप को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, और वो कार्टिलेज का प्रयोग हम राइनोप्लास्टी के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको पूरा डॉर्सम नहीं है, आपको डॉर्सम बनाना है, मजबूत पार्ट की ज़रूरत है, तो आपके रिब ग्राफ्ट माने आपकी पसली का भी पीस, क्योंकि वहाँ पे भी कार्टिलेज होता है, तो पसली की जो कार्टिलेज होती है उसका भी प्रयोग राइनोप्लास्टी के लिए किया जाता है। ज़्यादातर इसके अलावा ओरिजिनल टिश्यू के बदले में काफ़ी सारे लोग चाहते हैं कि मुझे अपनी इंसिजन नहीं रखवाना है। अगर हम नेचुरल टिश्यू का प्रयोग नहीं करते हैं, और काफ़ी सारे पेशेंट्स ऐसा चाहते हैं कि मुझे नाक के अलावा कहीं पे भी स्कार नहीं चाहिए, तो वैसे केस में हम सिलिकॉन जैसे इम्प्लांट माने रेडीमेड मटेरियल का भी प्रयोग करते हैं। सर, रिवीजन राइनोप्लास्टी क्या होता है? रिवीजन राइनोप्लास्टी माने आपका पहले राइनोप्लास्टी हुआ है और आप उसके रिजल्ट से खुश नहीं हैं, और आप उसको कुछ और मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, तो वो जब दूसरी राइनोप्लास्टी होते हैं उसको रिवीजन राइनोप्लास्टी बोलते हैं। हमारे अगर कोई पेशेंट अगर राइनोप्लास्टी करना चाहते हैं, तो डॉक्टर आशुतोष एलिगेंस क्लिनिक का कांटेक्ट कैसे करें? एलिगेंस क्लिनिक में हम लोग ओपन, क्लोज और इम्प्लांट सभी तरह की राइनोप्लास्टी करते हैं। अगर आपको हमारा कांटेक्ट करना है तो हमारे कांटेक्ट डिटेल्स ये वीडियो के एंड में आपको दिए जाएंगे। उसके ऊपर सुबह 8 से लेकर शाम के 8 के बीच में आप इंक्वायरी कर सकते हैं। और आपने आपका अमूल्य समय निकाल के ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद।